अब तक हमने संधारित्रों के बारे में चर्चा की थी। अब जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स में संधारित्र का यूज करते हैं तो एक संधारित्र की छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू से लेकर के बहुत बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू तक हम यूज करते हैं। अब हर न्यूमेरिकल वैल्यू का संधारित्र बनाना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए प्रत्येक न्यूमेरिकल वैल्यू का संधारित्र प्राप्त करने के लिए हम संधारित्रों को जोड़ते हैं। और आज हम संधारित्रों को जोड़ना सीखेंगे और संधारित्र के अंदर कितनी ऊर्जा वैद्युत क्षेत्र के रूप में संचित होती है उसके विषय में भी आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, सबसे पहला टॉपिक है संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से संभव है। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। वैसे तीसरा भी हम मान सकते हैं मिश्रित, जिसमें श्रेणी और समांतर हो, लेकिन जो मेन नहीं है वो मेन है दो। तो पहला कौन सा है? पहला है, चलो पहले समांतर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समांतर क्रम संयोजन और दूसरा है श्रेणी क्रम संयोजन। हालांकि इनका फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला तो सिर्फ आपको याद करना है, लेकिन जो फॉर्मूला यूज्ड होता है न्यूमेरिकल में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर मुख्यतः जो बताऊंगा कि आखिर आप संधारित्र को श्रेणी क्रम में या समांतर में लगे हुए हैं ये पहचानना है, वो कैसे पहचानेंगे? ठीक, तो संधारित्र को पहचानने के लिए हम दो चीजों को देखते हैं। पहला देखते हैं आवेश और दूसरा देखते हैं विभव। तो मैं शुरुआत करूंगा समांतर क्रम संयोजन से। पहला मेरा टॉपिक है, पहला है समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन में जो संधारित्रों को जोड़ा जाता है वो कुछ इस प्रकार होता है। पहला संधारित्र, दूसरा संधारित्र और ये तीसरा संधारित्र, और दो बिंदु माने जाते हैं। पहला बिंदु ए और दूसरा बिंदु बी। इस प्रकार से तीन संधारित्रों को आपस में जोड़ने के बाद मैं ए बिंदु को देता हूं प्लस क्यू आवेश और बी बिंदु को ग्राउंडेड कर देता हूं, यानी कि जमीन से लगा देता हूं। तो अब आप देखोगे, मान लीजिए इसकी धारिता है C1 और दूसरे संधारित्र की धारिता है C2 और तीसरे संधारित्र की धारिता है C3। तो जो आवेश होगा वो आवेश किस के अकॉर्डिंग इन तीनों संधारित्रों में बटेगा? जो आवेश बटेगा इन तीनों संधारित्रों में वो बटेगा इनकी धारिता के अनुसार। जिसकी धारिता अधिक होगी आवेश उसी के पास अधिक जाएगा। ठीक, मान लीजिए पहली प्लेट पर जो आवेश आएगा वो कैसा आएगा? प्लस। दूसरी पर कैसा आएगा? माइनस। इसी प्रकार से दूसरे संधारित्र पर भी यही होने वाला है और इसी प्रकार से होगा तीसरे संधारित्र पर भी। ठीक बेटा, आगे कैसे? तो प्लस क्यू, इसको Q1 मान लेंगे और यहाँ मान लेंगे माइनस Q1। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या? प्लस Q2, यहाँ पर माइनस Q2, यहाँ प्लस Q3 और यहाँ पर माइनस Q3। तो अब देखिए समांतर क्रम को पहचानने का जो सबसे आसान तरीका है वो हम देखेंगे वोल्टेज का। तो वोल्टेज मुझे कहाँ लगाना है? जो विभवांतर मुझे अप्लाई करना है, मुझे विभवांतर अप्लाई करना है ए और बी के बीच में। मान लीजिए मैंने बिंदु ए और बी के बीच में जो वोल्टेज लगाए हैं उस वोल्टेज का मान है V। तो देखिए ए बिंदु से डायरेक्टली संधारित्र पहला जुड़ा हुआ है, दूसरा भी सीधा जुड़ा हुआ है और तीसरा भी सीधे जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार बिंदु बी से संधारित्र के दूसरे सिरे भी अलग अलग जुड़े हुए हैं। इसकी वजह से जो विभवांतर C1 पर होगा वही विभवांतर होगा C2 पर और वही विभवांतर होगा C3 पर। यदि दो या दो से अधिक संधारित्रों पर सेम विभवांतर हो तो वो किस क्रम में कहलाएंगे? वो कहलाएंगे समांतर क्रम में। दूसरा तरीका और है,
मान लीजिए यहां से आप चार्ज फ्लो करोगे तो चार्ज इस पर अलग जाएगा, इस पर अलग जाएगा और इस पर अलग जाएगा। ठीक बेटा, आ रही बात समझ? तो अगर एक या एक से अधिक संधारित्रों पर चार्ज अलग अलग है तो वो किस क्रम में कहलाएंगे? वो कहलाएंगे समांतर क्रम में। ठीक, अगर देखो आवेश असमान, आवेश असमान हो और विभवांतर, विभवांतर कैसा हो? विभवांतर समान हो एक से अधिक संधारित्रों के बीच में, तो क्रम कैसा होगा? उनका क्रम होगा समांतर। ठीक, तो बेटा अब देखिए, अब फॉर्मूले तक कैसे पहुंचेंगे? तो देखिए मैंने यहाँ कितना आवेश दिया है, यहाँ मैंने आवेश दिया है Q, तो ये Q आवेश, इसमें Q1, इसमें Q2 और इसमें Q3, तो टोटल आवेश जो होगा इन तीनों पर कितना होगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 Q के बराबर होगा। ठीक, तो अब आपको लिखना है यदि संधारित्रों को दिया गया कुल आवेश Q है या Q हो जो तीनों संधारित्रों पर क्रम से है Q1, Q2, Q3 में विभक्त हो जाता है, अब आपको पता है समांतर क्रम में क्या समान रहता है? विभव समान रहता है। बदला कौन? चार्ज बदला, तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो ये आपको स्पष्ट आ रहा होगा समझ में। जो Q दिया है मैंने वो Q1, Q2 और Q3 के रूप में बदल गया। ठीक, अब Q इज इक्वल टू Q1 का फॉर्मूला क्या लगेगा? आपने फॉर्मूला पढ़ा है Q इज, तो बेटा देखो Q1 की वैल्यू क्या? Q1 की वैल्यू लगेगी C1V, Q2 की वैल्यू कितनी? C2V प्लस Q3 की वैल्यू C3V। अगर मैं इन तीनों संधारित्रों की जगह एक ऐसा संधारित्र मानूं जिसकी टोटल धारिता कितनी हो? C, और उस संधारित्र की प्लेटों के बीच जो विभवांतर हो वो हो V, तो Q की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? Q की जगह मैं लिख सकता हूँ CV, तो Q की जगह अगर मैं CV लिखूं तो CV इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2, सॉरी C1V प्लस C2V प्लस C3V, तो V से V कॉमन लेकर के मैं कट कर सकता हूं, तो C इज इक्वल टू क्या आ गया? C इज इक्वल टू आ गया, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो समांतर क्रम में संधारित्रों को जोड़ने का फॉर्मूला है ये। अगर तीन संधारित्र दे रखें और आपसे कोई समांतर क्रम में उनकी धारिता पूछे तो आप उन तीनों को डायरेक्ट जोड़ देंगे, आपको कुछ नहीं करना। तो ये है, अगर दो या दो से अधिक संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो इनका फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर मान लीजिए एक से अधिक दो से अधिक संधारित्र n संधारित्र हैं तो n संधारित्रों के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? n संधारित्रों के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में Cn। समांतर क्रम संयोजन के बाद अब हम बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन की। तो इसमें भी हम समांतर क्रम संयोजन की तरह ही तीन संधारित्र लेने वाले हैं। अगर तीन संधारित्रों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उनका फॉर्मूला क्या आने वाला है? तो सबसे पहले मुझे तीन संधारित्र लेने हैं और उसको किस क्रम में जोड़ना है? उनको जोड़ना है श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में अगर मैं किसी संधारित्र को जोड़ूं तो वो कुछ इस तरह से जोड़ेंगे। तो संधारित्र, तीसरे संधारित्र की जो अंतिम प्लेट है वो ग्राउंडेड कर दिए, और पहले संधारित्र की जो पहली प्लेट है उसको मैंने क्या दे दिया है? प्लस आवेश दे दिया है, जिसकी वजह से प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट पर कैसा आवेश आ जाएगा? प्लस Q, और दूसरी प्लेट पर कैसा आवेश आ जाएगा? माइनस Q।
ठीक, पहले संधारित्र की धारिता कितनी मानो C1, दूसरे कितनी मानो C2 और तीसरी कितनी मानो मैं C3। अगर मान लीजिए मैं इन तीनों संधारित्रों को A और B बिंदु के बीच जोड़ते हुए उनको विभव दूं V, तो आपको दिख रहा होगा जो ये विभव है V C1 पर अलग होगा, C2 पर अलग होगा और C3 पर होगा अलग। तो मैंने मान लिया कि जो C1 के मध्य में जो विभव है वो है V1 और C2 के बीच में जो विभव है वो है V2 और प्लस C3 के मध्य में जो विभव है वो है V3। ठीक, तो यहाँ पर समान श्रेणी क्रम में पहचानने के लिए बिल्कुल आपको इसका अपोजिट करना पड़ेगा आवेश का। यहाँ पर आवेश कैसा होगा, यहाँ पर आवेश होगा समान और विभवांतर कैसा होगा, विभवांतर होगा असमान। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर विभवांतर देखो, पहले में V1 V2 विभवांतर असमान है। और आवेश की बात करें, अगर मान लीजिए यहाँ से आवेश चले तो जो आवेश C1 से होकर जाएगा वही C2 से होकर जाएगा और वही जाएगा C3 से, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए C1 C2 C3 पर आवेश का मान कैसा रहने वाला है, आवेश का मान रहने वाला है समान। तो यह जो समांतर क्रम था, समांतर क्रम को लेने से पहले हमने फॉर्मूला यूज जो किया था वो क्या था, Q is equal to K1 plus Q2 plus Q3। क्यों, क्योंकि यहाँ पर Q1 Q2 चेंज हो रहा था। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहा है V1 V2 V3। तो V1 V2 V3 का जो टोटल है वो किसके बराबर है, वो V के बराबर। भाई V दे रहा हूँ तभी तो V1 V2 V3 क्रिएट हो रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यदि तीनों संधारित्रों को V विभवांतर श्रेणी क्रम में देंगे दिया जाए तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये बात आपको मालूम पड़ गई होगी। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी Q अपॉन C1, V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी Q अपॉन C2 प्लस V3 की वैल्यू क्या हो जाएगी Q अपॉन C3। अब मान लीजिए अगर मैं इन तीनों संधारित्रों की जगह एक कंबाइंड संधारित्र मानूं जिसकी धारिता कितनी हो, जिसकी धारिता हो C और उनके दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर हो वो हो V, तो मैं V का मान क्या रख सकता हूँ, V का मान रख सकता हूँ Q अपॉन C। तो देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V की जगह Q अपॉन C रखूंगा तो Q अपॉन C इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। तो देखिए Q से Q कॉमन लेके कट जाएगा, जब Q से Q कॉमन लेकर के कट जाएगा तो फॉर्मूला क्या आएगा, वेग बटे C इज इक्वल टू 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। उसी प्रकार से अगर मैं व्यापक रूप में देखूं, इसे देखो बेटा, अगर मैं व्यापक रूप से देखूं n संधारित्रों के लिए, कितने संधारित्र जोड़ूंगा मैं, n संधारित्र जोड़ूंगा तो 1 बटे C इज इक्वल टू 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3 प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन 1 बटे जो लास्ट संधारित्र है उसी जोड़ देंगे। ठीक, जहां पर C क्या है, जहां ये जो C है ये टोटल सिस्टम की धारिता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपसे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन दोनों आगे होंगे और फॉर्मूले में भी आपको स्पष्ट रूप से अंतर दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब यहाँ पर श्रेणी क्रम में कुल धारिता प्राप्त करने के लिए हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, 1 बटे C वाला, और समांतर क्रम में प्राप्त करने के लिए हमें उन तीनों सही संधारित्रों की धारिताओं को डायरेक्ट जोड़ देना है। तो अब हम बात करने वाले हैं संधारित्रों के आवेशित होने की, यानी कि संधारित्र को जब चार्ज करते हैं तो उस संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होती है। तो ये हम इस आर्टिकल में देखेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास कोई C धारिता का संधारित्र है और मुझे उसको 0 से लेकर के Q चार्ज देना है ताकि वो Q चार्ज में फुल चार्ज हो जाए। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब संधारित्र पर कोई आवेश नहीं है
तो उसमें कोई भी विद्युत स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी। जैसे जैसे मैं उसको चार्ज करूंगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज एक प्लेट पर और नेगेटिव चार्ज दूसरी प्लेट पर आता जाएगा, जिसकी वजह से उसमें विद्युत क्षेत्र पैदा होगा। विद्युत क्षेत्र पैदा होगा तो विभवांतर भी पैदा होगा, और जब विभवांतर पैदा होगा तो उस पर मुझे कुछ वर्क डन भी करना पड़ेगा उसको चार्ज करने के लिए, जिसकी वजह से वो कार्य संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। और हाँ, जो चालक का जो चालक की धारता है वो विभव पर और आवेश पर निर्भर नहीं करता, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो मान लीजिए कि मेरे पास सी धारता का कोई संधारित्र है और मैंने उसको Q डैश आवेश दिया है। कितना आवेश दिया बेटा? मैंने उसको Q डैश आवेश दिया है, जिसकी वजह से उस पर जो विभवांतर आ गया है उस विभवांतर का मान है V डैश। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि अब उसकी एनर्जी कितनी होगी। ठीक, तो बेटा विभवांतर कितना हो गया था? विभवांतर हो गया था V डैश। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? V डैश इज इक्वल टू Q डैश अपॉन C। ये कब है? जब उसको मैंने Q डैश आवेश दे दिया था, उस समय इसका विभवांतर है V डैश। ठीक, अब इतना ये चार्ज हो गया। अब इससे आगे थोड़ा चार्ज कितना बेटा? dq और देने पर कृत कार्य है। बेटा देखो, चार्ज में बहुत छोटा दे रहा हूं, कार्य भी बहुत छोटा होगा, तो कार्य को मैं dw मान लूं, तो dw बराबर क्या हो जाएगा? विभव गुणा या विभवांतर गुणा आवेश। और dw इज इक्वल टू विभवांतर कितना? V डैश, और आवेश में उसे कितना दे रहा हूं? dq, क्योंकि V डैश के बाद ही मैं dq आवेश दे रहा हूं, तो इसलिए विभवांतर क्या होगा? V डैश। तो dw इज इक्वल टू V डैश की वैल्यू कितनी? V डैश की वैल्यू है Q डैश अपॉन C इनटू dq। तो ये कब कार्य किया गया? ये कार्य जब किया गया है जब मैंने उसको dq चार्ज दिया है। अब मान लीजिए मैं उसको 0 से Q चार्ज देने वाला हूं, तो 0 से Q आवेश देने में बाह्य स्रोत द्वारा कितना कार्य किया गया, अब ये निकालेंगे। और ये कितना कार्य होगा? dq जैसे मैं जितने आवेश दूंगा उन सभी का समेशन होगा, यानी कि उन सभी का जोड़ होगा। और आपको पता है अगर मुझे जोड़ना है तो मुझे मैथमेटिकल टर्म में यूज करना होगा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन यूज करने से पहले यहाँ पर मुझे एक लाइन लिखनी पड़ेगी। यदि संधारित्र को शून्य से कितना बेटा? शून्य से Q आवेश दिया जाता है, जब Q आवेश दिया जाए तो कृत कार्य कितना कार्य? W मान लो, तो W इज इक्वल टू कहां से कहां तक दे रहा हूं मैं? 0 से Q तक दे रहा हूं dW, यानी कि इसके जैसे जितने भी पार्ट होंगे वो मुझे समेशन करने हैं। तो W इज इक्वल टू 0 से Q, dW की वैल्यू कितनी? Q डैश dQ अपॉन C। तो देखिए W इज इक्वल टू 0 टू Q, 1 अपॉन C का मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि C तो कांस्टेंट होता है, ये वोल्टेज या चार्ज पर डिपेंड नहीं करती है। तो मुझे किसका जो इंटीग्रेशन करना है? मुझे इंटीग्रेशन करना है Q डैश का, और Q डैश का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा Q डैश वर्ग अपॉन 2। लिमिट क्या रखनी है? लिमिट रखनी है 0 टू Q। जब आप लिमिट रखोगे तो W इज इक्वल टू 1 अपॉन C, पहली लिमिट रखोगे Q, तो Q डैश की जगह हो जाएगा Q वर्ग बटे 2, माइनस दूसरी रखोगे Q की Q डैश की जगह 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू हो जाएगा Q वर्ग अपॉन 2C, यानी कि W इज इक्वल टू 1/2 इंटू Q वर्ग अपॉन C।
अब आपको पता है कि जो कार्य बाह्य स्रोत द्वारा किया जाता है वही कार्य संधारित्र में किसके रूप में संचित हो जाता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में। अगर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U मानो तो U का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू होगा W के बराबर, तो U इज इक्वल टू W की वैल्यू कितनी, 1/2 Q वर्ग अपॉन C। अब किंतु एक इसका फॉर्मूला और प्राप्त कर ले रहे हैं, किंतु U इज इक्वल टू किंतु Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू C भी होता है। तो अगर मैं यहाँ पर Q की जगह C भी रखूंगा तो ये फॉर्मूला आ जाएगा U बराबर 1/2 CV वर्ग। तो अगर मैं किसी संधारित्र को आवेशित करूं तो उसकी जो ऊर्जा होगी वो कितनी हो जाएगी, Q और C के टर्म में होगी U इज इक्वल टू 1/2 Q वर्ग अपॉन C, और C और V के टर्म में होगी U इज इक्वल टू 1/2 C वर्ग। हालांकि इस ऊर्जा को प्राप्त करने का एक और तरीका है जो मैं आपको इससे अगले आने वाले आर्टिकल से बाद में बताऊंगा। हाँ तो बेटा अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व, और इस ऊर्जा घनत्व को हम किसके टर्म में प्राप्त करेंगे, वैद्युत क्षेत्र के टर्म में प्राप्त करेंगे। तो इस आर्टिकल को प्राप्त करने से पहले मैं एक संधारित्र लूंगा जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है A और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, इन दोनों के बीच की दूरी है D, और उसकी दूसरी प्लेट को ग्राउंड कर दिया गया है और पहली प्लेट को आवेश दिया गया है Q, इसकी वजह से इस पर चार्ज कैसा आ जाएगा, इस पर आ जाएगा प्लस और इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक, अगर ऐसा आपके पास कोई संधारित्र है और उसकी धारिता है C, तो C का फॉर्मूला क्या होगा, C का फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूं, C का फॉर्मूला होगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो C जो धारिता है वो A अपॉन D की रेशियो पर प्राप्त करती है। अब हम मालूम पड़ेगा कि C जो है इस संधारित्र की धारिता है जिसका फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब मान लीजिए यहाँ पर प्लस उत्पन्न हुआ और यहाँ उत्पन्न हुआ, यहाँ उत्पन्न हुआ नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा। तो मान लीजिए उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E। ठीक, तो E की वजह से इन प्लेटों के मध्य में क्या एक विभवांतर पैदा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी संधारित्र की धारिता है C और विभवांतर है V, तो उस संधारित्र की ऊर्जा कितनी होगी। ठीक, तो C धारिता वाले संधारित्र की ऊर्जा कब, जब उस संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हो, V हो, तो U इज इक्वल टू, आपको पता है फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/2 CV वर्ग। C का मान उठा के यहाँ से यहाँ रखो, तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। और आपको पता है V का फॉर्मूला क्या होता है, V का फॉर्मूला होता है ED स्क्वायर की जगह स्क्वायर। हाँ मैंने V की जगह क्या रख दिया, V की जगह ED रख दिया। तो देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इनटू E स्क्वायर D स्क्वायर। तो देखिए एक D से एक D कैंसिल आउट हो गया, तो U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इनटू AD। A ये रहा, D ये रहा। तो अगर आप गौर से देखोगे यहाँ पर A क्या है, A है इस प्लेट का क्षेत्रफल और D क्या है, D है इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो जो AD टर्म है वो AD टर्म है इन दोनों प्लेटों के बीच का जो क्षेत्रफल है, इन दोनों के बीच का जो आयतन है उसका मान है। ठीक, तो U इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू E स्क्वायर इनटू आयतन। आयतन के लिए हमें V नहीं लिखूंगा, यहाँ V से लिखूंगा क्योंकि यहाँ मैं ऑलरेडी V विभवांतर के लिए यूज कर रहा हूँ। तो U की वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई कि प्लेट की संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच स्थित ऊर्जा का मान क्या होगा, U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। अगर मान लीजिए दोनों प्लेटों के बीच का जो आयतन है वो एकांक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, U इज इक्वल टू हो जाएगी, यदि आयतन में क्या मानूं, यदि आयतन AD इज इक्वल टू एकांक। एकांक का मतलब क्या है, एकांक का मतलब है एक, यानी कि मीटर क्यूब में भी हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब में भी हो सकता है, मिलीमीटर क्यूब में भी हो सकता है। तो
तो उस समय इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा स्मॉल u इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं दोनों प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। यानी कि एकांक आयतन में किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच उपस्थित ऊर्जा को ही हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा घनत्व बोलते हैं। अगर मान लीजिए इन दोनों संधारित्रों की प्लेटों के बीच के माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ा है तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि U इज इक्वल टू 1/2 CD वर्ग का एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया था। अब दूसरा तरीका अगर मैं इसको लेके चलूं तो भी ये आ जाएगा। अब देखिए ये कैसे आएगा, ये ऑप्शनल है, मत सिर्फ आपको समझना है, ये आपको करना नहीं है, करना तो वही है जो मैंने आपको पहले बताया है। तो देखिए कहां से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट हम करने वाले हैं यहां से, ठीक। U इज इक्वल टू क्या है देखो, U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू ए बी। देखो यही है। अब मुझे क्या करना, मुझे E का मान रखना है। U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट और E की वैल्यू क्या होती है, E की वैल्यू होती है V अपॉन D। तो स्क्वायर है तो B स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर गुणा A गुणा D। तो देखिए D से D कैंसिल आउट हो गया, तो U की वैल्यू क्या आ गई, U की वैल्यू आ गई 1/2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इनटू B स्क्वायर। और ये जो फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D किसका है, ये फॉर्मूला है C का, तो इसकी जगह मैं C रख सकता हूं। तो U इज इक्वल टू क्या आ गया, U इज इक्वल टू आ गया 1/2 CV वर्ग। तो देखो आया है। तो इसलिए ये दोनों फॉर्मूले अलग नहीं है, ये वोल्टेज के पदों में है और ये है विद्युत क्षेत्र के पदों में। तो उम्मीद है कि आपसे कि जो दोनों संधारित्रों के प्लेटों के बीच में जो ऊर्जा संचित होगी वो E के पदों में और B के पदों में आ गई होगी, और संधारित्रों को जोड़ना भी आपसे बखूबी आ गया होगा। ध्यान रखना ये संधारित्रों को जोड़ना है, ये आपसे फॉर्मूले तुरंत याद हो जाएंगे, लेकिन दिक्कत आती है कि न्यूमेरिकल में किस प्रकार से श्रेणी और समांतर पहचानेंगे। तो मैं आपको पहले बता दूं, श्रेणी और समांतर पहचानने का कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अभ्यास से ही आप संधारित्रों को श्रेणी और समांतर क्रम में पहचान सकते हैं। मुझे और कुछ नहीं कहना, लेक्चर देखो और मेहनत करो, जो भी प्रॉब्लम आए उसको